नमस्कार। 1984 से लेकर 2026 तक के अपने 42 साल के राजनीतिक जीवन में टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी सिर्फ 2 साल 1989 से लेकर 1991 तक सिर्फ 2 साल ऐसा रहा जबकि वो एमपी नहीं रही और एमएलए नहीं रही। और ये स्थिति 4 मई 2026 के बाद क्रिएट हुई है कि ममता बनर्जी अपने 42 साल के राजनीतिक जीवन में आज की तारीख में ना एमएलए हैं ना एमपी हैं। अब वो आगे क्या करेंगे? पहली बात तो है कि अभी उनकी पार्टी में टूट हो गई। ऋतव्रत बनर्जी 58 एमएलएस के साथ 80 में से 58 एमएलएस के साथ उन्होंने अलग गुट बना लिया और अपनी टीएमसी बनाई। स्पीकर ने उनको मान्यता भी दे दी। तो अगर राज्यसभा का भी चुनाव हो तो ममता बनर्जी सिर्फ अपने 22 विधायकों की वजह से राज्यसभा नहीं जा सकती। अगर राज्यसभा के किसी निर्वाचित एमपी को इस्तीफा दिलवाना चाहे तो भी दिलवा के नहीं जा सकती, तब भी बीजेपी वो सीट पा सकती है। तो ममता बनर्जी क्या करेंगी? क्या अपने किसी सिटिंग लोकसभा एमपी का इस्तीफा दिलवा के लोकसभा का चुनाव लड़के दिल्ली आएंगी, या फिर बशीरहाट जो कि सीट खाली है अभी, वहाँ के एमपी के डेथ की बात, वहाँ जो बाय इलेक्शन हो, हालांकि उसमें इलेक्शन पिटीशन पड़ी हुई है। अब ममता बनर्जी क्या करेंगी? सदन में, किस सदन में जाएंगी, कैसे जाएंगी? किसी लोकसभा सिटिंग एमपी को इस्तीफा दिलवा करके जाएंगी? और क्या कोई लोकसभा एमपी आज के मौजूदा दौर में इसके लिए तैयार होगा? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन ममता बनर्जी 7 तारीख को शायद दिल्ली आ रही हैं और 8 तारीख को इंडिया गठबंधन की बैठक में हिस्सा लेंगी। देखिए, ममता बनर्जी एक स्ट्रीट फाइटर हैं। वो सड़कों पर संघर्ष करके भारत के आज़ादी के बाद देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक क्रांतियों में से एक क्रांति उन्होंने की है। वो जमीनी नेता हैं, जुझारू नेता हैं और 15 वर्षों तक शासनकाल एक बड़े राज्य पर अकेले दम पर किया है। जब से उन्होंने पार्टी बनाई है, उस पार्टी में पहली बार स्प्लिट यानी कि विघटन हुआ और ये बड़ा मज़ेदार है। और ये ऐसा नहीं है कि इसकी आशंका नहीं थी, और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ नए विधायकों के जीत जाने के बाद उन्होंने ममता बनर्जी से अलग हट करके, हालांकि उन्होंने कहा है कि उनकी मेंटोर ममता बनर्जी ही है, चेयरमैन ममता बनर्जी हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। अब लोकसभा और तमाम वो चर्चित चेहरे टीएमसी के जो आपको चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी पे बहुत हमलावर और बहुत आकर्षक, और उनके 2-3 सांसद, खास करके महिला सांसद, बहुत तेज तर्रार, बोलने में बहुत शानदार, उनकी भाषण वक्तित्व कला बहुत शानदार, पार्टी का उन्होंने पक्ष भी रखा। और वो भारतीय जनता पार्टी या विपक्ष के वहाँ के विपक्ष यानी बीजेपी के निशाने पर भी पुरजोर तरीके से रहे। सोशल मीडिया पर भी वो चेहरे बहुत निशाने पर भी रहे और उनकी तारीफ भी हुई। खैर, वो दोनों पक्ष हैं। वो भी अगर आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि अब धीरे धीरे टोन बदलने लगे हैं या अब बात खुल के उस तरह से सामने नहीं आ रही है, वो भी अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएं राघव चड्ढा एंड पार्टी की तरह, तो आप बहुत अचरज न कीजिएगा, क्योंकि मौजूदा दौर की राजनीति में कोई नई बात नहीं है। अब ऋतव्रत बनर्जी का टीएमसी को तोड़ जाना, ज़्यादातर विधायकों का उसमें 17 मुस्लिम कैंडिडेट टीएमसी के मेंबर भी हैं जो मालदा और मुर्शिदाबाद से जीत के आए। दरअसल क्या है कि अगर आप भारत के चुनावी इतिहास को आज़ादी के बाद का पढ़ेंगे तो 1952, 57, 62, 67 के चुनाव में जो विपक्षी दल के नेता थे या उम्मीदवार थे, उस समय कांग्रेस पार्टी एक विशालकाय वृक्ष हुआ करती थी। नेहरू जी के नेतृत्व के सामने बाकी लोगों का कद उस स्तर का नहीं था, तो वो जब चुनाव लड़ते थे वो भी चुनाव जीतते थे, लेकिन वो चुनाव लड़ने में हमेशा जनता से ये बात कहते थे, सरकार बनाने की तो बात ही नहीं की विपक्ष के नेताओं ने, उन्होंने हमेशा ये कहा कि लोकतंत्र में, जनतंत्र में मजबूत विपक्ष के लिए हमें वोट दीजिए, हम आपकी आवाज़ को संसद के भीतर और सरकार के कानों तक पहुंचाने का काम करेंगे। और इस नारे के साथ लोग वोट मांगते गए और जनता ने उनको जिताने का फैसला पॉकेट्स में किया। सरकार नहीं बनी बहुत दिनों तक, अलग बात है, लेकिन विपक्ष की आवाज़ संसद में बनी रही और एक सकारात्मक विपक्ष के तौर पर नेताओं ने, पार्टियों ने अपनी भूमिका निभाई। और आज भारत जहां जिस मजबूती, सशक्त लोकतंत्र के
दावा करता है, वहां तक पहुंचने में विपक्ष के उन नेताओं का बहुत बड़ा योगदान है, जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी हैं, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी आडवाणी जी भी हैं, जिसमें मधु लिमये हैं, चंद्रशेखर जी हैं, जिसमें जयप्रकाश नारायण हैं, लोहिया हैं, बहुत अनगिनत नाम हैं, हर विचारधारा के लोग, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग भी हैं। तो वो स्थिति अब नहीं है। अब क्या है, अब पूरी राजनीति कुर्सी और करेंसी का खेल है। पूरी राजनीति सत्ता के इर्द गिर्द है। अगर विपक्ष का जिसकी भी सरकार बन जाए, विपक्ष का जीता हुआ विधायक सांसद भी ये चाहता है कि किसी भी तरीके से वो सत्ता के साथ चला जाए। सत्ता के, अगर ममता बनर्जी ये चुनाव जीतती तो कोई सवाल ही नहीं है, लेकिन अब सत्ता के साथ जाने की राजनीति को ही सुविधाजनक राजनीति कहा जा रहा है। और ये जनता के साथ किस तरह का खिलवाड़ है, मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, उसके कारण है, और ये बड़ा बदलाव जो है उसको आप महसूस करेंगे। दिल्ली में भी लोकसभा सांसद अगर टीएमसी के टूट के अपनी पार्टी बनाएं या ऋतव्रत बनर्जी का साथ दें तो आप इससे हैरत में न पड़िएगा। ऋतव्रत बनर्जी से ही शुरू करते हैं। आज ही, मुझे लगता कुछ घंटों पहले, आज ही क्या, कुछ घंटों पहले उन्होंने सपन दास गुप्ता, जो कि बहुत पढ़े लिखे हैं, बीजेपी से राज्यसभा मेंबर रहे हैं, मैं उनको एक पॉलिटिकल थिंकर मानता हूं। भारतीय जनता पार्टी के भीतर जिन लोगों ने किताबें लिखकर या अपने विचारों से बहुत प्रभावित किया, उसमें सपन दास गुप्ता जी भी हैं। वो पत्रकार भी रहे, राज्यसभा में भी रहे। इस बार वो भवानीपुर के बगल वाली सीट रास बिहारी आती है कोलकाता में, मैंने वहाँ से कई कार्यक्रम भी किए थे। वो विधानसभा का चुनाव लड़े, विधायक बने और कैबिनेट मंत्री बने। बहुत ही शालीन, बहुत ही बुद्धिजीवी है। उन्होंने अभी एक ट्वीट किया है सार्वजनिक सोशल मीडिया एक्स पर, उन्होंने लिखा है कि ये जो टीएमसी का सेल्फ डिस्ट्रक्शन हो रहा है, मतलब खुद ही विनाश जो हो रहा है, उस पर मुझे कोई तरस नहीं आ रहा है। लेकिन मुझे चिंता दूसरी बात की है कि बंगाल का पॉलिटिकल जो कल्चर है वो बीजेपी को भी न खराब कर दे, इसका ख्याल रखना होगा। अब हमको इस जो विष अब तक रहा है बंगाल की राजनीति से, बीजेपी को अपने आप को उससे अलग करना पड़ेगा। ये तब बोला है जब ऋतव्रत बनर्जी 58 एमएलए के साथ अलग हुए। पहले ये जान लीजिए कि ऋतव्रत बनर्जी कौन है जो ममता बनर्जी के साथ 58 विधायकों को ले जाने में कामयाब हुए। पहली बार वो लोग विधायक बने हैं, पहली बार। और अगर टीएमसी की सरकार आती तो वो इतने प्रिय हो चुके थे ममता बनर्जी के कि वो मिनिस्टर भी बन जाते, बहुत सीनियर लोग नहीं भी बनते तो वो बन जाते। खैर वो सरकार नहीं आई। पहली बार उलवेरिया, शायद उनकी सीट का नाम है, टीएमसी ने उनको टिकट दिया, वो पहली बार विधायक बने। इससे पहले उन्हें राज्यसभा भेजने का काम भी टीएमसी ने किया था, और टीएमसी से पहले वो सीपीएम से राज्यसभा सांसद बन चुके थे। उनकी उम्र अभी 50 साल से कम है, लेकिन वो सीपीएम से भी राज्यसभा जा चुके हैं। यानी बंगाल में जो पहले वाम था वही अब राम है, जो कहा जाता है आमतौर पर। जो सीपीएम था वही आज बीजेपी है, या जो सीपीएम था वो टीएमसी हुआ, टीएमसी वाला बीजेपी वाला हो गया। तो इससे बंगाल की जनता ने टीएमसी को, सीपीएम को उखाड़ के इसलिए नहीं फेंका था कि उसके वो कार्यकर्ता जिनकी वजह से वो परेशान थी और जनता, और वही नेता और कार्यकर्ता टीएमसी की सरकार आने के बाद टीएमसी का झंडा लेकर के चलने लगे। ये जनता के साथ विश्वासघात है। और ठीक बंगाल की जनता ने टीएमसी को उखाड़ के फेंका है, बीजेपी को लाया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि टीएमसी के जिन कार्यकर्ताओं नेताओं की वजह से वहां की जनता त्रस्त थी, वो अब उन्हें बीजेपी का झंडा उठाए देखना चाहती है। बीजेपी ने भी एहतियातन अच्छा एक तरीके से कदम उठाया। वो चाहते तो शायद 58 का अलग होते और मर्जर भी हो जाता, हो भी सकता आगे जाने वाले दिनों में क्या कहा जाए। लेकिन बीजेपी ने भी थोड़ा बनाई है दूरी कि नहीं भैया, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। अभिषेक बनर्जी के वजह से परेशान जो लोग हैं उनको हवा दे करके वो अलग गुट बनाए, और दल बदल का तो कानून ही लागू नहीं होता, तो 58 विधायक अपना चले जाए। अब कायदे से रहो, फायदे में रहोगे। अब वो सारे एमपी एमएलए, वो शायद सारे एमएलए
वो सारे टीएमसी के कार्यकर्ता जो अब 58 के तौर पर अलग हो चुके हैं, वो अलग उधर टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी के यहाँ ईडी पहुंच गए। अब ये गारंटी है कि आने वाले दिनों में इन 58 एमएलए के पास न तो इनकम टैक्स, न आईटी, न सीबीआई, न ईडी, न सीआईडी, न आराम से यही रास्ता देखेंगे लोकसभा के भी टीएमसी के लोग। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? ये प्रयोग चलते चले आ रहा है। महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी की सरकार को उखाड़ फेंककर बीजेपी और शिवसेना की सरकार और फडणवीस जी को पहली बार मुख्यमंत्री बनाने का मैंडेट महाराष्ट्र की सरकार ने दिया था। क्यों? क्योंकि एनसीपी और कांग्रेस के भ्रष्टाचार, कुशासन और उनके परिवारवाद, जो भी आप कह लीजिए, उस सब से परेशान होकर बीजेपी और शिवसेना को लाने का काम किया। उनके रिश्ते खराब हो गए। जिन लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप इतने दिनों में आए, 2014 के बाद एनसीपी और कांग्रेस के जिन जिन नेताओं पर सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स के रेड पड़े, हालांकि लोग इसके बचाव में कह देंगे वो केस खत्म नहीं है, तो ये है तो वो है, वो छोड़ दीजिए। जिन जिन नेताओं की प्रॉपर्टी सीज हुई, कुर्क हुई, नोटिसेस गए, सम्मन गए, कुछ नेता जेल गए, साल 2 साल जेल में भी रहे, जैसे ही वो निकले, अजीत पवार ने बगावत की, पता नहीं बगावत की कि शरद पवार ने खुद ही कहा कि कायदे से रहोगे तो फायदे में रहोगे, तुम खुद ही चले जाओ एनडीए में। मुझे नहीं मालूम उसके पीछे क्या तरीका निकाला गया, ये बगावत थी या सोची समझी सेटिंग थी, शरद पवार का दिमाग भगवान भी न जाने। लेकिन भतीजे ने बगावत की, पार्टी बनाई, पार्टी का चुनाव चिन्ह भी ले गए, पार्टी भी ले गए, विधायक भी ले गए, एमपी भी ले गए और एनडीए में शामिल हुए। और सारे वो एनसीपी के सारे नेता या कांग्रेस के भी वो सारे नेता जिनको कभी न कभी कुछ संबंध इधर उधर गया था, वो भी लोग धीरे से एनडीए में आ गए। और अब बिल्कुल किसी के पास ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का न नोटिस जा रहा है। उसमें से ज्यादातर लोग मंत्री भी बन गए, जहां थे वहीं व्यवस्थित हो गए। जिन जिलों के प्रभारी थे उन जिलों के प्रभारी भी बने हुए। अब जनता देख रही कि भाई सरकार तो बदल गई, मंत्री वही है। अजीत पवार साहब बहुत जननायक नेता थे, उनका विमान दुर्घटना में निधन हुआ। बारामती के लोगों के लिए, महाराष्ट्र के लोगों के लिए, उनके परिवार के लिए अपूर्णीय क्षति है। और उन्होंने महाराष्ट्र के और खास करके पुणे बारामती के विकास, किसानों के लिए बहुत काम भी किया था। अब उनके जाने के बाद वो नेतृत्व का कौशल उनके परिवार में मुझे नहीं लगता किसी के भीतर है। आ जाए तो कोई अलग बात है, क्योंकि किसी की ग्रूमिंग उस तरह किसी कोई जानता भी नहीं था कि ये दिन आएगा, उस तरह से ग्रूमिंग नहीं हुई। तो अब एनसीपी एज ए पार्टी के अस्तित्व पर संकट खड़ा है। ठीक इसी तरह टीएमसी में अभिषेक बनर्जी ने तो, भतीजे हैं वो, ममता बनर्जी का राइज, अभी 38 साल उनकी उम्र है। ममता बनर्जी ने 2007-8 का जो संघर्ष किया था, तब 16-17 साल के अभिषेक बनर्जी थे। ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद 2011 में उनकी उम्र कोई 23 साल की हो गई होगी। वो राजनीति में आ भी नहीं सकते थे। लेकिन वो जब से मैच्योर हुए हैं तब से उन्होंने केवल सत्ता देखी है, और उनके व्यवहार के कारण और उनके दखल के कारण, जरूरत से ज्यादा हर मामले में इंटरफेरेंस के बाद टीएमसी के वरिष्ठ नेताओं में एक गुस्सा हमेशा था। फिरहाद हकीम, कोलकाता के मेयर, ममता बनर्जी के बहुत ट्रबल शूटर माने जाते हैं, उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उसके पीछे की कहानी भी मैं जानता हूं। उनकी बिटिया बहुत दिनों से टीएमसी का काम कर रही थी, और इस बार के चुनाव में मुझे जो पता चला, इस बार के चुनाव में फिरहाद हकीम अपनी बेटी को चुनाव लड़ाना चाहते थे। लेकिन अभिषेक बनर्जी ने यह कहते हुए फिरहाद हकीम की बात को खारिज किया था कि एक परिवार से 2 टिकट नहीं होंगे। एक परिवार से मुख्यमंत्री और लोकसभा के सांसद और संसदीय दल के नेता तो होंगे, लेकिन एक परिवार से 2 लोगों को टिकट नहीं दिया जाएगा। बहरहाल कुछ मामले ऐसे भी हैं कि अभी फाल्टा में जो जहांगीर है, जिसकी बड़ी चर्चा थी, इलेक्शन से ठीक पहले पर्चा वापस लेने पर टीएमसी के तमाम नेताओं का कहना था कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। लेकिन चूंकि वो अभिषेक बनर्जी के लोकसभा क्षेत्र से आते थे, इसलिए उनके खिलाफ उस तरह की कार्रवाई नहीं हुई। बहुत सारी और भी बातें हैं टीएमसी के। तो मेरा ये कहने का मतलब कि टीएमसी का टूटना कोई बड़ी खबर इसलिए नहीं है कि ये होता है और होता आ रहा है और होगा भी, क्योंकि
एक तो कांग्रेस पार्टी टीएमसी का अगर लोकसभा में स्प्लिट हो जाए तो बीजेपी के लिए फायदेमंद ये होगा कि बहुत सारे लेजिस्लेशन जो अभी डीलिमिटेशन वाला आया था उनको एक राहत मिल जाएगी। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी के 7 सांसद, बंगाल के नतीजे आने के कुछ ही देर के बाद 7 सांसदों ने उसी समय, 1 महीना भी नहीं हुआ, 7 सांसद साथ के साथ चले गए। और उन 7 में आप देखिए कि इनकम टैक्स और ईडी और सीबीआई के निगहबानी में कौन कौन था, और वो सब सेफ हो गए। अब पंजाब के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए वो भारतीय जनता पार्टी के मूल कैडर से ज़्यादा काम करेंगे। महाराष्ट्र में आपने देख ही लिया, हरियाणा में दुष्यंत चौटाला बीजेपी की सरकार बनवाने गए थे, 4.5 साल तक चीफ डिप्टी सीएम थे, दिल्ली आए थे जेपी नड्डा जी से भेंट करने कि लोकसभा चुनाव में हमको इतना सीट चाहिए, इतना नहीं चाहिए, बार्गेनिंग करने आए थे। उधर खट्टर साहब गए और उन्होंने इस्तीफा दिया, इनको एक्सपेल खत्म हुआ इनका खेला, और वहाँ पर दूसरी सरकार बन गई, इनकी पार्टी के लोग भी चले गए। दुष्यंत चौटाला कहाँ गए कहाँ नहीं गए कुछ पता भी नहीं चला। तो हरियाणा में भी ये काम हो चुका है। और ऋतव्रत बनर्जी के बारे में मैंने आपको बताया कि वो सीपीएम से राज्यसभा सांसद भी थे, वो टीएमसी से राज्यसभा सांसद भी थे, और वो पहली बार अभी एमएलए बने हैं और बीजेपी के साथ गलबहियां करेंगे। दुर्भाग्यपूर्ण पश्चिम बंगाल की जनता के लिए ये है, या पूरे देश की जनता के लिए ये है कि अब राजनीति सिर्फ सत्ता के लिए हो रही है। आप विपक्ष से लड़ें, सत्ता के खिलाफ लड़ गए, विपक्ष के चेहरे रहे, सत्ता को गाली गलौज कुछ भी कहें, चुनाव के नतीजे आने के बाद सत्ता की गलबहियां कर लें, आप सेफ रहेंगे, मलाई भी काटेंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। विपक्ष धीरे धीरे देश में बेईमानी होता जा रहा है। और दूसरी बात, ये इंपॉर्टेंट बात, इसके 3 और इंपॉर्टेंट पहलू हैं जो लोगों को राजनीति में दिलचस्पी होगी, वो मेरी बात से सहमत असहमत न हो, लेकिन अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी समझ आदमी को सामने रखनी चाहिए। पहली बात ये, लाल कृष्ण आडवाणी एक वाकया बताते हैं कि राहुल गांधी बहुत साल पहले, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो लाल कृष्ण आडवाणी एयरपोर्ट पर लाल कृष्ण आडवाणी से राहुल गांधी टकरा गए और उन्होंने उनसे पूछा कि देश में द्विदलीय व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती, 2 पार्टी सिस्टम देश में होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, आपका क्या विचार है? देश अब उसी तरफ क्या आगे बढ़ रहा है? क्या क्षेत्रीय राजनीतिक दल या एक व्यक्ति के करिश्मे से पैदा हुई पार्टियों का अब जाने का वक्त आ गया है? हालांकि तमिलनाडु इसका अपवाद आप कह सकते हैं, जहां पर टीवी के जीत करके आई है, लेकिन आप मोटे तौर पर देखिए तो अब टीएमसी अस्तित्व के लिए संघर्ष करती नजर आएगी। बिहार में अगर आप देखें तो जेडीयू और आरजेडी, जेडीयू नीतीश कुमार के इनएक्टिव होते हुए भी उस पार्टी का अता पता नहीं चलेगा, इसकी गारंटी है। आधे उससे आधे से ज़्यादा बीजेपी में चले जाएंगे, बाकी आरजेडी में चले जाएंगे। इसी तरह से, और मुझे नहीं लगता, और इसी तरह से उत्तर प्रदेश में आप देखिए, ओम प्रकाश राजभर क्लासिक एग्जाम्पल है, जैसे ऋतव्रत बनर्जी क्लासिक एग्जाम्पल है। सीपीएम, टीएमसी और अब बीजेपी अपोजिशन है, लेकिन कितना बिहार की, बंगाल की जनता के लिए मोस्ट अनफॉर्चुनेट थिंग ये है कि वहां विपक्ष की एक राजनीति, दमदार विपक्ष, पता नहीं रहेगा नहीं रहेगा मुझे नहीं पता, इस तरह का विपक्ष दमदार रहा हो इसका कोई इतिहास भी नहीं है। बहरहाल अभी ओम प्रकाश राजभर देखिए कितने क्लासिक एग्जाम्पल हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में चल सन्यासी मंदिर में बाबा योगी आदित्यनाथ को बोलते रहते थे, जैसे ही चुनाव के नतीजे आए ओम प्रकाश राजभर ने पाला पलटा और वो कैबिनेट मिनिस्टर बन गए। और कैबिनेट मिनिस्टर उत्तर प्रदेश का, फिर पार्टी और सारी चीज़ें आप जानते ही हैं। और इसी तरह से दारा सिंह चौहान 2022 का चुनाव विपक्ष से लड़े, सत्ता पक्ष 5 साल योगी सरकार में मंत्री रहने के बाद चुनाव से ठीक पहले पाला बदला और समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, चुनाव लड़े, चुनाव जीत गए। और जैसे ही उन्हें लगा कि अब ये तो अखिलेश यादव की सरकार नहीं आई, उन्होंने तुरंत विधायक पद से इस्तीफा दिया और घोसी से दोबारा चुनाव लड़े, लेकिन 50,000 वोटों से हार गए। फिर उनको बीजेपी ने कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया। आइए, सत्ता में आइए, हमारे साथ भागीदार बनिए,
तो अब बात यह है कि क्या देश धीरे धीरे, अगर आप एनसीपी और शिवसेना अब वो बीजेपी के रहमो करम पर महाराष्ट्र में है, अब जिस तरह से एनसीपी ने लंबे समय तक डिक्टेट किया महाराष्ट्र की राजनीति में कांग्रेस को, अब उसकी हैसियत बीजेपी को डिक्टेट करने की नहीं है, दया पात्र की है। और ठीक इसी तरह से जैसे शिवसेना ने बीजेपी को क्षेत्रीय पार्टी होने के बावजूद बाला साहब ठाकरे ने बहुत समय तक, और बहुत समय तक उद्धव ठाकरे भी बीजेपी को डिक्टेट करते रहे, अब शिवसेना की वो हैसियत न एकनाथ शिंदे गुट की है न उद्धव ठाकरे गुट की है। तो धीरे धीरे रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, अब क्या होगा? तीसरी चीज मैं इसलिए कहता हूं कि राजनीति में सिद्धांत की बात वो है कि अटल जी एक बार उन्होंने कहा था, जब एक वोट से सरकार गिर गई थी, तब उनका बड़ा फेमस कोट है कि ऐसा नहीं था कि बाजार में माल नहीं था, लेकिन इस बार कोई खरीदार नहीं था। वो अटल जी थे, वो अलग बीजेपी थी। और आज की तारीख में ऐसा नहीं है कि कोई माल बिकाऊ नहीं है और दाम लगाओ खरीदार मार्केट में। अब स्थितियां पूरी तौर पर बदल गई हैं। वही 400-500 लोग राजनीति, ब्यूरोक्रेसी में 1000 लोग मान लीजिए, ब्यूरोक्रेसी, इंडस्ट्रियलिस्ट और पॉलिटिकल लोग, वही 500-1000 लोग इस 140 करोड़ जनता को हाँक रहे हैं। वही पाला बदलने में उन्हें कोई वक्त नहीं लगता। वही कल किसी और की सत्ता आएगी, वो किसी और के साथ चले जाएंगे। वैचारिक प्रतिबद्धता की राजनीति के खत्म होने के दुष्परिणाम यही हैं। अरविंद केजरीवाल की पार्टी की कोई विचारधारा नहीं थी और इसी तरह से टीएमसी एंटी सीपीएम आई, मगर उसका कोई काडर बेस नहीं था। कोई इधर से आया, कोई कांग्रेस से आया, कोई सीपीएम से आया, उनको ले लिया गया। लेकिन वैचारिक प्रतिबद्धताएं देश में आरएसएस बैक्ड बीजेपी या जनसंघ कह लीजिए और कम्युनिस्ट पार्टियों की है, और उसमें भी सबसे बड़ी पार्टी सीपीएम। ये काडर बेस्ड पार्टियां। आरएसएस की पृष्ठभूमि से निकला बीजेपी का कार्यकर्ता पार्टी में हाशिए में जाने के बावजूद भी किसी दूसरी पार्टी का दामन नहीं थाम सकता। बिरले होंगे ऐसा, बिरले, और सत्ता की खातिर तो नहीं थाम सकता। अगर ऐसा हुआ होता तो 1925 में आरएसएस बनी थी, 1951 में जनसंघ बना था, और बहुत ही नीचे से उठते उठते अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता के आधार पर जनता पार्टी में शामिल होकर आरएसएस की शाखाओं में जाते रहने की वजह से स्प्लिट हो गया और फिर 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी। लेकिन अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता काडर ने नहीं छोड़ी और उसी की वजह से आज नरेंद्र मोदी, अमित शाह जैसे नेताओं या कार्यकर्ताओं की वजह से वो वहां तक पहुंचे हैं। लेकिन अब बीजेपी में भी मिक्सिंग बहुत तेजी से हो रही है। वैचारिक प्रतिबद्धताओं के लोग हाशिए पर जा रहे हैं। ये बात आप ध्यान से, मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं जो चीज देखता हूं वो मैं बोलता हूं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस से आए हुए हैं, आसाम के मुख्यमंत्री कांग्रेस से आए हुए हैं। इनकी पृष्ठभूमि आरएसएस विचारधारा से निकलकर और भारतीय जनता पार्टी में प्रशिक्षित होते हुए ऊपर तक पहुंचने की नहीं है। मगर फिर भी त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कांग्रेस से आए हुए, बंगाल के मुख्यमंत्री टीएमसी से आए हुए, बिहार के मुख्यमंत्री आरजेडी जेडीयू सबसे आए हुए। ये 3 राज्यों का मैं बता, और बाकी राज्यों में जो कोनार, संगमा और सारे हैं वो सब पहले कांग्रेस के साथ थे। नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स के बारे में कहते हैं, जिसकी दिल्ली, उसके वो 7 प्रदेश। तो कुल मिला जुला करके अब वैचारिक विचारधारा की अगर प्रतिबद्धता नहीं होगी और वैचारिक प्रतिबद्धता लोकतंत्र में अगर नहीं रहेगी तो फिर सत्ता परस्त राजनीति ही रहेगी और जनता चुने चाहे जिसको, विपक्ष में जिताए चाहे सत्ता पक्ष में जिताए, विपक्ष वाला सत्ता पक्ष में शामिल होकर, यानी ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स से ज्यादा ताकतवर हैं। उनकी पूछ दिल्ली दरबार तक है। बहुत सारे यूपी के कैबिनेट मिनिस्टर को दिल्ली के दरबार में या आला कमान में अपॉइंटमेंट लेने में महीनों लग जाएंगे। ओम प्रकाश राजभर हॉटलाइन पर रहते हैं। तो आप जिताइए चाहे जिसको, नेता जीत करके वो सत्ता की तरफ जाएगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब केवल पैसे वाले लोग ही राजनीति कर रहे हैं और
अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। इतना बड़ा बड़ा एम्पायर खड़ा हो गया इन नेताओं का कि अब उसके साथ ये समझौता नहीं कर सकते। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, अंतिम बात, कि एडीआर की रिपोर्ट है और वेस्ट बंगाल के 2026 के विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों का जो उन्होंने आंकड़ा निकाला है, उसके मुताबिक 61% एमएलए करोड़पति हैं। 2011 में पश्चिम बंगाल में 15% उम्मीदवार करोड़पति थे, वो आंकड़ा बढ़ के 61% हो गया 15 वर्षों में। 4 गुना से ज्यादा। आप कह सकते हैं कि पैसे का और प्रॉपर्टी का, रियल एस्टेट का दाम बढ़ा है तो इससे हो जाएगा, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि 80 में से 59 टीएमसी के विधायक यानी 74% करोड़पति हैं और 58 ही पाला बदले हैं। ठीक इसी तरह से बीजेपी के 55% उम्मीदवार करोड़पति हैं। मुझे याद है 2011 के चुनाव में सीपीएम सरकार में 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स का टिकट, जो 2-2, 3-3 बार से विधायक थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे, उनका टिकट सीपीएम के पार्टी आलाकमान ने काट दिया था। मैं ये गया था उत्तर भारत की राजनीति को देखकर, मैंने सोचा सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर्स का टिकट काटा गया है तो वो लोग कुछ न कुछ बोलेंगे। मैं जब पहुंचा तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। वो तीनों मछली मार्केट में झोला लेके मछली खरीद रहे थे। मैंने जब उनसे पूछा आपकी क्या प्रतिक्रिया है, उन्होंने कहा ये पार्टी का फैसला है, ज़मीन से उठा के हमें वहाँ तक पहुँचाया, मंत्री बनाया, पार्टी ने हमें टिकट नहीं दिया, हम तीनों मछली लेने आए हैं, पार्टी के लिए आता जिंदगी काम करते रहेंगे। तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के साथ खेला हो गया। अब पार्टी बचेगी कि नहीं, सरकार तो चली गई, ये बड़ा सवाल है। नमस्कार।